हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ये प्रैक्टिस सेट है। ये खान सर की बुक है। ये प्रैक्टिस सेट 2 का प्रश्न संख्या 57 है। प्रश्न हमारा कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि केंद्राभिमुखी बल उस बल को कहते हैं जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के बिना वस्तु अपने वृत्तीय पथ से बाहर निकल जाती है और सीधी रेखा में गति करती है। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पहला कथन है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा कथन कहता है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये दोनों कथन ही हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, और जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करने के कारण होती है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपतन कोण इक्वल टू उद्भव कोण। आपतन कोण इक्वल टू उद्भव कोण। इसका एक्सप्लेनेशन है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म को प्रवेश करने वाली और निकलने वाली किरणों के आपतन और उद्भव कोण समान होते हैं, इसीलिए आपतन कोण बराबर उद्भव कोण होता है। आपतन कोण बराबर उद्भव कोण होता है। यह प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की विशेषता है, जहां प्रकाश किरण प्रिज्म को दोनों सतहों पर समान कोण से प्रवेश और बहिर्गमन करती है। 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। ऑप्शन सी, तांबा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि तांबा एक गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम का नियम कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर एक संवाहक के माध्यम से धारा उसके सिरों पर विभवांतर के सीधे आनुपातिक होती है। 61 नंबर प्रश्न है कि एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा X की पहचान के लिए ऑप्शन सी, CaO। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। पदार्थ X कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है CaO, जिसे अनबुझा चूना भी कहते हैं, इसे चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3 को हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि CaCO3 इसको
कैसे बनेगा, तो CaO प्लस CaO2 से। इस CaO का उपयोग सफेदीकरण में होता है। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो सफेदी का घोल होता है। ये सब यहाँ पे उसके सूत्र दिए गए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र हो जाएगा यहाँ पे CaOH ट्वाइस। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे गलत, ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में आइसोट्रोपिक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लें कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की एक नियमित दीर्घ परासी व्यवस्था होती है जिसके परिणाम स्वरूप उसका निश्चित ज्यामितीय आकार ए और तीव्र गलनांक बी होता है। यहाँ पे ए होता है और फिर बी होता है। हालांकि वे प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं, आइसोट्रोपिक सी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी कि ये नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषमदैशिकता का अर्थ है कि उसके भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक विभिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान दर्शाते हैं। क्योंकि विभिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न हो सकती है, आइसोट्रोपिक गुण अक्रिस्टलीय ठोसों का होता है। आइसोट्रोपिक गुण अक्रिस्टलीय ठोसों का होता है। यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है हमारा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ये खानों के परीक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक सामान्य खाद्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट एक सामान्य खाद्य परिरक्षक है। यह बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है और इसका उपयोग अम्लीय खाद्य पदार्थों और जैसे फल के रस, जैम, जेली, अचार और शीतल पेय में फफूंदी, खमीर और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में प्रवेश कर उनकी चयापचय क्रियाओं को बाधित करता है। खाद्य को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। सोडियम बेंजोएट गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। 64 नंबर का प्रश्न हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे गर्म करके उत्पन्न किया जाता है, तो जिप्सम को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जिप्सम को 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह अपना कुछ पानी खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। इसका प्रक्रिया दिया हुआ है और यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। जिप्सम का सूत्र ये है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है। इसको याद कर लीजिएगा सूत्र को। 65 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो फ्यूज का तार बना होता है ऑप्शन ए टीन और लेड का। फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो टीन और लेड का। टीन और लेड का। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्यूज का तार मुख्य रूप से टीन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। इसका प्रमुख गुण है कि इसका गलनांक कम और प्रतिरोधकता उच्च होती है। जब परिपथ में अत्यधिक धारा बहती है तो यह तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। टीन का जो रासायनिक नाम है वो है एसएन और लेड का पीवी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं।
तो यहाँ पे प्रक्रियाएं दिया गया है, पानी का बाष्पीकरण, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तीसरा बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, और चौथा है कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाना, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण हो जाना और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन ऊष्माग्राही प्रक्रियाएं हैं। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। 67 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का जंग लगना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, दूध का दही में परिवर्तन होना और कोयले का जलना। तो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया हमारा नहीं है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में हमेशा सामान्य होता है। गुण, इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। इसे परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इस परिवर्तन में प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, गंध, ऊर्जा तथा आंतरिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिससे नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि उसको फिर हम बदल नहीं सकते हैं। अगर दूध से दही जम गया तो दही को दूध फिर नहीं बना सकते, वो रासायनिक प्रक्रिया हो गया। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि लोहे का जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को एटीपी, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। 69 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लें कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवित जीवों में पाया जाता है। डीएनए आमतौर पर कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी नाइट्रोजन्स बेस के अनुक्रम में संग्रहित होती है। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी नाइट्रोजन्स बेस के अनुक्रम में संग्रहित होती है। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग कि जीव विकास को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। चार्ल्स डार्विन को विकासीय जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने
जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लैमार्क की अवधारणा थी कि परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग अधिक या कम होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का विचार 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। 71 नंबर, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो वो कौन है? तो ऑप्शन सी शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर रहते हैं, शैवाल और कवक। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। लाइकेन एक सहजीवी संबंध होता है जहां एक कवक और एक क्लोरोफिल युक्त जीव एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या को आश्रय और पानी प्रदान करता है, जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित भोजन प्रदान करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो ऑप्शन ए हाइड्रा। आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है। यह एक कोशिकीय प्राणी है। इसका संघ निडेरिया संघ है। हाइड्रा का संघ क्या है? निडेरिया संघ है। इसका आकार भी मिलीमीटर होता है। इसमें श्वसन त्वचा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के प्रसार से होता है। 73 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वी, द्विगुणित होती है। द्विगुणित होती है। इसका हमारा एक्सप्लेनेशन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है। इसे स्पाइरोसाइट या मायोसाइट भी कहा जाता है। यह कोशिका स्पाइरोगोनियम के अंदर बनती है। यह द्विगुणित होती है। यह क्या होती है? द्विगुणित होती है और स्पोरोफाइट पीढ़ी का आखिरी चरण होती है। स्पोरोफाइट पीढ़ी का आखिरी चरण होती है। 74 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? निम्न में से कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग कि प्रोजेस्टेरॉन एक प्रमुख महिला लिंग हार्मोन है जो प्रजनन और मासिक धर्म चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को समर्थन देने में भी मदद करता है। 75 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में भिन्न भाग की समस्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोन्स की समस्या है। ऑप्शन सी, कोन्स की समस्या है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। मानव नेत्र में के रेटिना में स्थित कोन्स शंकु प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं जो तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों की पहचान के लिए उत्तरदायी होती है। जब इन कोशिकाओं में कोई आनुवांशिक या कार्यात्मक दोष होता है तो व्यक्ति की रंगों में भेद करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस समस्या रॉड्स से संबंधित नहीं है जो कम रोशनी में देखने में सहायक होती है। 76 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो जठर के द्वारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इलियस के द्वारा। इलियस के द्वारा। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियस के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इलियम को छोटी आंत कहते हैं। इलियम को क्या कहते हैं? छोटी आंत। मानव तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत यानी बृहद आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में
ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही हमारा खाना है जो कि ज़्यादातर पच जाता है ना। छोटी आंत में ही पाचन का अवशोषण होता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो सकता है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर और नरम होती हैं, जिससे वे आसानी से मुड़ या टूट सकती हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक है। 78 नंबर प्रश्न, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन है फिनाइल पायरुविक अम्ल। फिनाइल पायरुविक अम्ल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग कि फिनाइल कीटोनूरिया एक आनुवांशिक चयापचय विकार है। इस रोग में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम कमी के कारण शरीर में फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में परिवर्तित नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप रक्त में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फिनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्नों में परिवर्तन होकर मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है। 79 नंबर का प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मनुष्य के पैर की लंबी हड्डी जैसे फीमर, टिबिया मध्य में खोखली होती है। मनुष्य के पैरों में प्रमुख हड्डियां फिबुला तथा टिबिया होती है। मनुष्य के पैरों की प्रमुख हड्डियां कौन सी होती है? फिबुला और टिबिया। ये दोनों हड्डियां पैर के निचले हिस्से में होती हैं। टिबिया अधिक मोटी और मजबूत होती है, जबकि फिबुला पतली और अधिक लचीली होती है। इस खोखले भाग को मज्जा गुहा कहते हैं, जिसमें अस्थि मज्जा स्थित होती है। यह संरचना हड्डियों को हल्का बनाती है और उसकी भार वहन क्षमता को अनुकूलित करती है, जबकि बाहरी सघन आवरण मजबूती प्रदान करता है। अस्थि ऊतक स्वयं भी संरद्र होता है, विशेषकर स्पंजी अस्थि में। विशेषकर कहाँ? स्पंजी अस्थि में। 80 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन आबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए TSH। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH उत्तेजित करता है। TSH हार्मोन थायराइड मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, क्योंकि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। यह थायराइड हार्मोन का संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर उसे स्रावित करता है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जारी करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को थायराइड उत्तेजक हार्मोन को छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है।
प्रश्न संख्या 81 कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट का। हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने पर सिकुड़ता नहीं है, जिस कारण टूटी हड्डियों को स्थिर करने में के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 82 नंबर का प्रश्न है हमारा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? तो ऑप्शन बी यकृत में। ऑप्शन बी यकृत में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? तो यकृत में जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम कि मलेरिया का परजीवी जब लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को खाता है तो एक विषैला अपशिष्ट पदार्थ हीमोजोइन बनता है। जब संक्रमित आरबीसी फटती है तो यह हीमोजोइन रक्त में मुक्त होता है, जिससे रोगी को ठंड लगकर तेज बुखार आता है। यही मलेरिया का मुख्य लक्षण है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। यह बीमारी अधिकतर दलदली क्षेत्रों में होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन, कामाक्विन तथा एटाब्रिन नामक औषधि का उपयोग होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। मलेरिया केवल वही मच्छर रोग फैला सकता है जो इस पैरासाइट को संक्रमित हो। मच्छरों द्वारा मलेरिया रोग के संचरण की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। उन्होंने 1897 ईस्वी में यह सिद्ध किया था कि मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है। यह खोज मलेरिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण थी। प्रश्न संख्या 83 परनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। परनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी नागफनी। परनाभ स्तंभ का उदाहरण में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागफनी। परनाभ स्तंभ एक चपटा, हरा और गूदेदार रूपांतरित तना है जो पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। नागफनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन के कारण इसमें पानी की हानि हो रोकने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना यह कार्य करता है। 84 नंबर का प्रश्न है हमारा कि जड़ किस मृदा में से जल शोषित करती है? वह है ऑप्शन बी कैपिलरी। कैपिलरी। जड़ें किस मृदा में से जल शोषित करती है? वह है कैपिलरी। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लें कि जड़ों की कोशिकाओं में खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी के पानी से अधिक होती है। इस प्रसरण संघनता में विभिन्नता के कारण प्रसरण की क्रिया जल द्वारा जल कम सांद्रता या मिट्टी से अधिक सांद्रता जड़ की ओर स्वतः प्रभावित होता है। यही जल अवशोषण का मुख्य कारण है। कोशिका जल कैपिलरी वाटर वह जल है जो मृदा के कणों के बीच सूक्ष्म रंध्रों में कोशिका क्रिया के कारण रुका रहता है। कोशिका क्रिया के कारण रुका रहता है। प्रश्न संख्या 85 की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन यानी CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? तो ऑप्शन डी सभी के कारण। क्षयग्रस्त जीव, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण सभी के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लौट आती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन और क्षय अपघटन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल में लौटती है। सभी जीवित पौधे जंतु श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब जीव मर जाते हैं तो उनके क्षय या अपघटन के दौरान सूक्ष्म जीव
जैसे बैक्टीरिया, कवक भी श्वसन करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बंद कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कराते हैं। प्रश्न संख्या 86, यहाँ पे दो ही आंसर हो जाएगा, क्षयग्रस्त जीव और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण नहीं, ऑप्शन डी। तो हमारा तब भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 86 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण होता है? पौधे अपने जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं, यह किस कारण से होता है? तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रासरण सघनता में विभिन्नता के कारण, पराशरण सघनता में विभिन्नता के कारण। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि जड़ों की कोशिका में खनिज लवणों की सांद्रता ये नहीं, प्रश्न संख्या हमारा क्या था 86। हाँ, जड़ों की कोशिकाओं में खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी के पानी से अधिक होती है। इस प्रसरण सघनता में विभिन्नता के कारण प्रसरण की क्रिया द्वारा जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रभावित होता है। यही जल अवशोषण का मुख्य कारण कोशिका जल व जल में जो मृदा के कणों के बीच के सूक्ष्म रंध्रों की कोशिका के कारण रुका रहता है। मैंने 86 लगता है दोबारा कर दिया, अब 87। प्रश्न संख्या 87, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ऑप्शन बी जठर, ऑप्शन बी जठर। जठर रस पाचन एंजाइमों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अन्य पदार्थों से बना होता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर जठर रस का उत्पादन होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ता है और पाचक एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। प्रश्न संख्या 88 की निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बीज में, ऑप्शन बी बीज। मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है, तथा यह किसमें विकसित होता है? बीज में। 89 नंबर का प्रश्न है हमारा कि चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाय के पत्ती के उपचार के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जीवाणु का। चाय की पत्ती के उपचार के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु पत्तियों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जिससे चाय का स्वाद और खुशबू बेहतर होती है। 90 नंबर का प्रश्न है हमारा कि कौन सा अंतःपरजीवी है? कौन सा अंतःपरजीवी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टकृमि, पट्टकृमि। कौन सा अंतःपरजीवी है? पट्टकृमि। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि अंतःपरजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फीता कृमि मनुष्य और अन्य जानवरों की आंतों में रहता है। इसके विपरीत टीक, जोंक और मच्छर शरीर की बाहरी सतह पर रहकर खून चूसते हैं, इसीलिए वे बाह्य परजीवी हैं। 91 नंबर का प्रश्न है हमारा 11वें सीटेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर
द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत की गई थी। सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत की गई थी। 11वें स्ट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन में भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा सऊदी अरब के दम्माम में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। यह कदम पश्चिम एशिया में भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगा। IRS को जब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफिकेशन संस्था है और IACS का सदस्य है, इस नए कार्यालय के माध्यम से सऊदी अरब के ग्राहकों और जहाज मालिकों को जहाज़ों का वर्गीकरण, तकनीकी निरीक्षण और वैधानिक सर्वेक्षण जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत अनुपालन ऑडिट भी करेगा। यह विस्तार भारत के बढ़ते वैश्विक समुद्री प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 92। 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था? 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना। 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय मानवता को जीवित रखना था। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को यह दिन हेनरी ड्यूना के सम्मान में है। किसके सम्मान में? हेनरी ड्यूना के सम्मान में है, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उन्होंने 1859 की सोल्फेरिनो की लड़ाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना की थी, जिससे जनेवा कन्वेंशन का मार्ग प्रशस्त हुआ। शुरुआत 1948 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 93 नंबर का प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किन यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एयरबस से। एयरबस से। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस के साथ साझा की है। यह संयंत्र एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा। H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगा, जो अपनी बहुउपयोगिता और उच्च तापमान व ऊंचाई पर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यह भारत के विमान विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 94। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते और जामीबिया को। तिमोर लेस्ते और जामीबिया को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी वार्षिक बैठक में तिमोर लेस्ते और जामीबिया को नए एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। इस निर्माण के बाद ICC के कुल सदस्यों की संख्या 110 हो गई। तिमोर लेस्ते क्रिकेट फेडरेशन और जामीबिया क्रिकेट यूनियन और औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
जो इन देशों में क्रिकेट के विकास को दर्शाता है। एसोसिएट सदस्यता इन देशों को आईसीसी के विकास कार्यक्रमों और फंडिंग तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने क्रिकेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खेल को बढ़ावा देने के लिए मदद मिलेगी। यह कदम क्रिकेट के वैश्विक विस्तार की आईसीसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खेल को दुनिया के नए कोनों तक पहुंचाना है। 95 नंबर का प्रश्न है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो ऑप्शन बी 7वीं रैंक हासिल की थी। 7वीं रैंक हासिल की थी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मंच पर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 7वां स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 193 अंक प्राप्त किए, जो देश के लिए एक नया रिकॉर्ड है। यह भारत के इतिहास में तीसरा अवसर है जब उसने शीर्ष 10वें स्थान बनाया है। यह उपलब्धि का श्रेय होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संचालित कठोर चयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम को जाता है। यह परिणाम भारत में गणित शिक्षा की बढ़ती गुणवत्ता और युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए प्रभावी भी व्यवस्था को रेखांकित करता है। 96 नंबर का प्रश्न है हमारा कि DGFT और MSME मंत्रालय द्वारा निर्यातकों विशेषकर MSMEs की मदद के लिए लॉन्च किया गया नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो नए प्लेटफॉर्म का नाम है ऑप्शन सी ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत विशेष व्यापार महानिदेशालय जिसे DGFT और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसे कहते हैं MSME मंत्रालय ने मिलकर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों विशेष रूप से MSMEs को विश्वक बाजारों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करना। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को उत्पाद और देश विशिष्ट नियमों मुक्त व्यापार समझौते और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोलक गोज ग्लोबल के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका लक्ष्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं को समझने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन सी। भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करते हुए लद्दाख में 15,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। आकाश प्राइम आकाश मिसाइल का उत्पन्न उन्नत संस्करण है जो उच्च ऊंचाई वाले और कम तापमान वाले वातावरण में भी दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को सटीकता से निशाना बना सकती है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की सफलता और पहाड़ी सीमाओं पर देश की हवाई रक्षा और को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न हो जाएगा हमारा 98। मानसून के आगमन से पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा।
हर साल की तरह इस वर्ष भी मानसून से पहले VSDMA बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने 1 से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। 1 से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम पूर्व तैयारी बेहतर सुरक्षा थी। इस वर्ष की थीम क्या थी? पूर्व तैयारी बेहतर सुरक्षा या पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा, जिसका उद्देश्य लोगों को बाढ़ से पहले की तैयारियों जैसे कि सुरक्षित स्थानों की पहचान, आवश्यक दस्तावेज और वस्तुओं का आपातकालीन किट बनाना के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान राज्य भर में मॉक ड्रिल, जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 99 नंबर का प्रश्न है हमारा कि नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो मुख्य केंद्र बिंदु था ऑप्शन सी, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम कि नई दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने देश के पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह सम्मेलन विशेष रूप से सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए दीर्घकालिक, पर्यावरण अनुकूलित और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण पर विचार विमर्श करना था। यह पहल सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। प्रश्न संख्या 100 है कि सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35 डिग्री से बढ़ाकर कितना डिग्री करने का विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन सी 50 डिग्री। आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह निर्णय राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका और अधिक मजबूत करेगा। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न 100 पूरे हो जाते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।